स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि स्टूडेंट लाइफ में आप जो अपने आप में छोटे छोटे चेंजेस लेकर आते हैं, अल्टीमेटली वो आपको एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। तो आप अपने आप में वो छोटे छोटे कौन से चेंजेस लेकर आ सकते हो, जैसे कि जो भी आपको होमवर्क दिया जाए उसे आप डेली कंप्लीट करके आएँ। क्लास में जो भी पढ़ाया जाए उसे एकदम अटेंटिव होकर ध्यान से सुने और अपने आप में पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन ऐसी क्वालिटीज़ को डेवलप करें। तो ये छोटे छोटे चेंजेस ज़रूर हमें सफलता दिलवाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो हम पढ़ चुके थे पहले चैप्टर में कि आज़ाद होने के बाद भारत के सामने क्या मुख्य चुनौती थी। लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती थी। तो पहले चैप्टर को पढ़कर आपको अंदाजा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ। अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए इन देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई। तो जिन देशों में, जो देश भारत के ही हम कह सकते हैं आसपास आज़ाद हुए, उन देशों के नेताओं ने क्या कहा कि वो लोकतंत्र को क्यों नहीं अपना रहे हैं, कि लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, समाज के अलग अलग वर्गों के द्वारा अलग अलग मांगे की जाएगी और इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचेगा। तो उन्होंने इसी कारण से अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विषयों में कई प्रकार से हमें रूप देखने को मिले। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था, तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ, कहीं सीधे सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर संभाल ली। तो हमने अलग अलग प्रकार की अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं देखी। थोड़ा बहुत लोकतंत्र देखा, कहीं किसी एक नेता के हाथ में और कहीं सेना के हाथ में सत्ता देखी गई। तो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत तो इस वायदे से हुई थी कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल एक बार कहीं लोग अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पांव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता गया। भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। तो उन्हें पता था कि लोकतंत्र को स्थापित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे नेताओं ने इस चुनौतीपूर्ण और कठिन रास्ते को चुना। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। तो हमारे नेता इस चीज को समझ रहे थे कि लोकतंत्र के सफल होने में जो राजनीति है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। वे मान रहे थे कि लोकतंत्र की स्थापना में राजनीति ही सहायक सिद्ध होगी। हर समाज के लिए यह फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वो किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं, इनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों में आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं, इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। तो जहां दूसरे देशों के नेताओं ने ये तर्क दिया कि लोकतंत्र के कारण समाज के विभिन्न वर्गों में टकराव बढ़ेगा, वहीं भारत के नेताओं ने इसे समस्या का समाधान माना
कि जो समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग आकांक्षाएं हैं, तो उनके हितों के आपसी टकराव से वो कैसे निपटेंगे। लोकतांत्रिक राजनीति के जरिए वो इन समूहों के आपसी टकरावों से निपटेंगे। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज्यादा जाहिर चीजें हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया। पिछले साल हमने पढ़ा कि कैसे हमारा संविधान बना, और आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, बनकर तैयार हो गया, और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया, लागू किया गया इसे इस दिन। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार या एक टेम्परेरी गवर्नमेंट चला रही थी। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए, यानी कि ये समय की मांग थी कि हमारे देश का शासन कौन चलाए, एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार चलाए। संविधान ने नियम तय कर दिए थे और अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। शुरू शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग का गठन, यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसे बनाने का काम चंद महीनों का माना गया था, और भारत के चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने, और देश का पहला आम चुनाव ये उम्मीद की जा रही थी कि 1950 में ही किसी भी वक्त संपन्न करवा लिया जाएगा। बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना कोई आसान मामला नहीं है। चुनाव करवाने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप, पहली लिस्ट जब प्रकाशित हुई, तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम ही दर्ज नहीं हुए। इन महिलाओं को किसी की बेटी और किसी की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था, उनकी कोई अपनी पहचान ही नहीं मानी गई थी। तो चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को, ऐसी एंट्रीज को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इनका पुनरावलोकन किया जाए, ऐसी एंट्रीज को रिव्यू किया जाए, और जरूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था कि 40 लाख महिलाओं की जो लिस्ट है वो पहले से बना ली गई थी, और इसे फिर से बनाया जाना, इसे ठीक करना अपने आप में हिमालय चढ़ने के जैसा एक मुश्किल काम था। इतने बड़े पैमाने का काम दुनिया में आज तक नहीं हुआ था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे, और इन्हें 3200 विधायकों और 489 सांसदों को चुनना था। इन मतदाताओं में महज 15% पढ़े लिखे थे। तो इतनी बड़ी जो निरक्षर आबादी है उसे चुनाव प्रक्रिया में शामिल करना भी अपने आप में एक चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो 85% जो अशिक्षित लोग थे उनके लिए चुनाव आयोग को मतदान की कोई विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ा। तो चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ मतदाताओं की जो एक बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है, वो गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। तो ऐसे माहौल में ये चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी सिद्ध होने वाले थे। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुत सारे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। तो ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर अमल हुआ, और यह अपने आप में एक बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था, एक एक्सपेरिमेंट था ये रिस्की। और एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया, यानी कि इसमें अगर सफलता मिली तो हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, और असफलता मिली तो जो हासिल किया हम उसे भी गंवा देंगे। तो इन्होंने इसे एक जुआ कहा,
ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज अधिकारी का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहुदी नौटंकी देखेगा। तो इस तरह की नकारात्मक बातें की जा रही थी कि भारत में आम चुनाव करवाया जा रहा है, सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जा रहा है और अनपढ़ लोगों को भी ये मताधिकार दिया जा रहा है। तो इस पर अलग अलग प्रकार के व्यंग्य किए जा रहे थे। तो चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे। चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। तो इन चुनावों में कुल 6 महीने लगे और हर सीट के लिए कड़ा मुकाबला हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 कैंडिडेट्स लड़ रहे थे और लोगों ने भी इन चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की और अपना उन्होंने वोट डाला। और हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन चुनावों को क्या बताया, निष्पक्ष बताया। उन्होंने किसी प्रकार की धांधली के आरोप नहीं लगाए। तो इस मताधिकार के प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया और टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं करवाए जा सकते और यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। तो जिन देशों के नेताओं ने ये तर्क दिया था कि अभी हम नव स्वतंत्र देश हैं और अगर हमने अभी लोकतंत्र कायम कर दिया तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाएगी, अलग अलग वर्गों में संघर्ष और टकरावों को बढ़ावा मिलेगा, तो भारत में लोकतंत्र की सफलता ने इस प्रकार के जो सभी कयास थे वो गलत साबित कर दिए। तो अब हम पढ़ेंगे पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में। पहले आम चुनाव के नतीजों से तो शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो और आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। पूरा नाम क्या था कांग्रेस पार्टी का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और लोग इसे कांग्रेस के नाम से ज़्यादा जानते थे। और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। इस पार्टी ने हमारे स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे और ये भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। तो इस पार्टी को क्या क्या हम कह सकते हैं कि एडवांटेजेस या प्लस पॉइंट्स मिले हुए थे कि इस पार्टी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसका संगठन पूरे देश में था, सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता इस पार्टी में शामिल थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में 489 सीटों में से 364 सीटें जीती और इस तरह
किसी भी प्रतिद्वंद्वी से चुनावी दौड़ में यह पार्टी बहुत आगे निकल गई। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, तो पहले आम चुनाव में दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही। तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी उसे 16 सीटें हासिल हुई और ये दूसरे स्थान पर रही। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव करवाए गए थे। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनावों में भी बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचीन, ये आज के केरल का एक हिस्सा है। मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। यानी कि इन राज्यों में भले ही कुछ सीटों पर कांग्रेस हार गई हो, केरल, मद्रास और उड़ीसा राज्यों में, लेकिन यहाँ सरकार कांग्रेस की ही बनी, बहुमत कांग्रेस का ही रहा। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। तो पहले आम चुनाव के बाद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक चुनावी मानचित्र हम देखेंगे और उस पर नज़र दौड़ाने से हमें पता लग जाएगा कि 1952 से 62 के बीच, यानी पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। दूसरा आम चुनाव 1957 और तीसरा 1962 में हुआ। इन चुनावों में भी कांग्रेस ने अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसे 3/4 लगभग 75% सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका 10वां हिस्सा भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत पाई। विधानसभा के चुनावों में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक महागठबंधन सरकार बनी। तो ऐसे अगर एक आधे मामले को हम अपवाद मान लें तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों में कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। तो चलिए अब हम देखेंगे भारत का चुनावी मानचित्र। तो इस मानचित्र में जो भी भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं पीले कलर से दिखाए गए हैं, येलो कलर से जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ क्या है? कांग्रेस का शासन है। और ये जो ब्लू कलर से है वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और ये रेड कलर से नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का यहाँ पर शासन है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने राज्यों में ये येलो कलर है। बस केरल और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में उस समय क्या थी? कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी। और केरल में डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। तो इन टेबल्स के जरिए हम देखेंगे कि पहले आम चुनावों में कांग्रेस ने 489 में से 364 सीटें हासिल की और जो बाकी के विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस से बहुत पीछे थे। और दूसरे आम चुनावों में कांग्रेस ने 494 में से 371 और तीसरे आम चुनाव में 494 में से 361 सीटें, यानी कि लगभग 75% सीटें कांग्रेस ने हर चुनाव में हासिल की। तो कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। जैसे 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से केवल 45% वोट ही हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर थी और उसे 1952 के चुनाव में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन सीटें इसे 3% से ज़्यादा नहीं मिली। तो इसके पीछे कारण क्या था कि कांग्रेस को वोट तो मात्र मिल रहे हैं 45%, सीटें जीत रही है वो 74%। कम्युनिस्ट पार्टी को 10% वोट मिल रहे हैं और सीटें जीत रही है वो 3%। तो इसके पीछे हमारे जो चुनाव सिद्धांत है वो जिम्मेवार हैं। तो हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की ही भारत में जीत होती है। अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स चुनावों में खड़े हैं, पहले कैंडिडेट ने 30 वोट हासिल किए, दूसरे ने 25, तीसरे ने 20, चौथे ने 15, तो यहाँ ये 30 वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार विजयी होगा और ये उम्मीदवार चुनाव हार जाएंगे।
तो इस उम्मीदवार के पक्ष में तो 30 ही हम कह सकते हैं लोग हैं, और विपक्ष में है इसके 60 लोग। 60 लोग इसके विपक्ष में हैं। तो हम यहाँ हमारी जो चुनाव प्रणाली है उसे जिम्मेवार मान सकते हैं इसके लिए कि कांग्रेस पार्टी को केवल ज़्यादा लोगों का वोट हासिल करने के कारण ज़्यादा सीटें मिली। तो हमारे देश में क्या चुनाव में क्या तरीका अपनाया गया है? सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वोट भी हासिल करती है तो उसे दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज़्यादा सीटें हासिल होती हैं। अगर एक 30 हासिल कर रहा है, दूसरा 29, 28 और चौथा अगर 27 वोट हासिल कर रहा है, तो यहाँ ये 30 वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार इस चुनाव में जीतेगा। यहाँ इनके जो वोटों का डिफरेंस है वो बहुत कम है, लेकिन ये सीट इस पार्टी के खाते में जाएगी। तो यही चीज क्या हुई, कांग्रेस के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोटों को जोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से वो कहीं ज्यादा होंगे, लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बंट गए। जैसे हमने पहले उदाहरण में देखा कि अगर ए को 30 वोट मिले और बाकी की जो पार्टियां उनके 60 वोट थे, लेकिन ये 60 वोट 3 हिस्सों में बंट गए। अगर एक ही के पास होते तो इसे जीत हासिल होती। हमने देखा इसे 25 मिले, इसे 20 और इसे 15 वोट मिले थे। तो इनके ये वोट बंट जाने के कारण ये सभी के सभी उम्मीदवार हार गए। अगर ये एक ही होकर चुनाव लड़ते तो इस पार्टी को विजय मिलती। तो यही जीत कांग्रेस के पक्ष में रही और उसने ज़्यादा सीटें जीती। तो अब हम देखेंगे कि केरल में किस प्रकार से जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जीत हुई। 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ गया था। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसे 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और 5 स्वतंत्र या जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनका समर्थन भी कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त था। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूद्रीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया में, विश्व में ये पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। तो कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई, जो मुक्ति संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने छेड़ा था, इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थी और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। तो इनका उद्देश्य क्या था? केरल में कम्युनिस्टों को सत्ता से बाहर करना था। और 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356, जिसके द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को क्या किया? बर्खास्त किया। और यह फैसला बहुत विवादास्पद भी रहा, क्योंकि कहा गया कि जो लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार है उसके विरुद्ध केंद्र की सरकार ने गलत तरीके से शक्तियों का उपयोग करते हुए वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया है। तो संविधान के द्वारा जो आपातकालीन शक्तियाँ दी गई उनके दुरुपयोग के उदाहरण के रूप में इस फैसले को बार बार उपयोग किया गया। और ये चित्र दिया हुआ है 1959 में अपने मंत्रालय को बर्खास्त किए जाने के बाद त्रिवेंद्रम में या तिरुवनंतपुरम में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं EMS नंबूद्रीपाद। अब हम देखेंगे कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो किस प्रकार का था। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच बहुत बड़ा फर्क है।
बाकी मुल्कों में जो एक पार्टी का प्रभुत्व था वो लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। कुछ देशों जैसे चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में ही ये प्रावधान कर दिया गया कि एक ही पार्टी को देश का शासन चलाने की अनुमति है। और कुछ देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। और अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी क्या था, एक पार्टी का प्रभुत्व था। भारत में जो एक दल का प्रभुत्व था वो इन उदाहरणों से अलग है, क्योंकि भारत में जैसा हमने पढ़ा कि जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव करवाए गए थे और विपक्षी दलों ने भी इन्हें निष्पक्ष बताया था, तो भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ या प्रतिस्पर्धा की, और तब भी यानी कि इस मुक्त निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती गई। और दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद की समाप्ति के बाद जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वो भी कांग्रेस की ही तरह चुनाव जीतती गई, क्योंकि इन पार्टियों ने, जैसे भारत में कांग्रेस ने, दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जनता में अपनी छवि बना ली थी, इस वजह से ये चुनावों में जीतते गए। भारत का उदाहरण है वो दक्षिण अफ्रीका से बहुत कुछ मिलता जुलता है। और कांग्रेस पार्टी की असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया, यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसमें कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका स्वीकार की गई। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, तो स्वाभाविक ही था कि लोगों की इनके प्रति सहानुभूति होती। तो कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी और बाकी के दल अभी अपनी जड़ें जमा रहे थे, अपनी रणनीति सोच ही रहे होते थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। तो अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास अथवा आज़ादी के बाद हुआ, तो कांग्रेस को अव्वल यानी सबसे आगे और इकलौता होने का फायदा मिला। आज़ादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चारों ओर फैल चुकी थी, यह बात हम मान दिए गए पहले मानचित्र में भी देख चुके हैं। और फिर इस पार्टी का जो संगठन का नेटवर्क था वो स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल तक वो पहुंच चुका था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन की अगुवा रही थी और उसकी प्रकृति सबको समेटकर मेल जोल के साथ चलने की थी। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार जो कांग्रेस की सबके साथ मिलजुल कर चलने की प्रवृत्ति थी, सबको समेट कर चलने की प्रवृत्ति थी, वो उसकी सफलता में सहायक सिद्ध हुई। तो कांग्रेस क्या थी, एक सामाजिक और एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में कार्य कर रही थी। अब हम देखेंगे किस प्रकार से ये कार्य कर रही थी। कांग्रेस का जन्म कब हुआ, 1885 में, और जब इसका जन्म हुआ उस समय यह नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का केवल एक क्या थी, हित समूह थी। एक हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप की तरह ये काम कर रही थी। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का या एक पब्लिक मूवमेंट का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरू शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजी बोलने वाले ऊंची जाति के उच्च मध्यम वर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था। लेकिन कांग्रेस ने जब भी स्वीन्यावज्ञा जैसे आंदोलन चलाए उसका सामाजिक आधार बढ़ा। स्वीन्यावज्ञा आंदोलन में क्या किया, नमक कानून तोड़ा। तो इस प्रकार से कांग्रेस का सामाजिक आधार बढ़ा। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। परस्पर विरोधी हित कौन से थे समाज में, किसान और उद्योगपति, शहर और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक, मध्य निम्न और उच्च वर्ग, ये सभी क्या थे, एक दूसरे के विरोधी वर्ग थे। लेकिन कांग्रेस में इन सबको जगह मिली। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व वर्ग भी विस्तृत हुआ। अब केवल उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही कांग्रेस सीमित नहीं रही, इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी उभरे। आज़ादी के समय तक कांग्रेस क्या थी, एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल
अख्तियार कर चुकी थी और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ क्या किया, एकीकृत कर दिया। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकीकृत नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या एक समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। तो इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। इसमें अलग अलग विचारधाराओं के लिए स्थान था। तो कांग्रेस ने क्या किया, अपने अंदर जो अलग अलग विरोधी विचारधाराएं थी, क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, हर धारा के और इनके भी जो मध्य मार्गी थे उनको समाहित किया, शामिल किया। कांग्रेस क्या थी, एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल आज उठते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। वो तो कांग्रेस ने 1948 में अपना संविधान बदला कि कोई भी व्यक्ति या तो कांग्रेस की सदस्यता लेगा या फिर वो अपनी जो अलग उन्होंने पार्टी कांग्रेस के ही भीतर बनाई हुई है उसकी सदस्यता लेगा। तो ये दोहरी सदस्यता का प्रावधान 1948 में ख़त्म किया गया और उसके पहले क्या थी, कांग्रेस में सभी जो वर्ग थे, विचारधाराएं थी, उनको समाहित किया जा रहा था। हालांकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे, इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था और इनमें से कुछ जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अभी हमने बात की थी दोहरी सदस्यता समाप्त करने की। तो कांग्रेस ने जब दोहरी सदस्यता समाप्त कर दी तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस से अलग हो गई और ये अलग विपक्षी दल के रूप में अस्तित्व में आई। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी भले ही ना सुलझा पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में वो मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम कर ले जाती थी। तो यही एडवांटेज थी उसे जो बाकी के विपक्षी दलों पर हासिल थी। गुटों में तालमेल और सहनशीलता, कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। पहली बात तो यही कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता और इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है और हर मसले पर एक संतुलन, एक बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है और इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा। ये विशेषताएं विपक्ष में नहीं थी। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस में क्योंकि इतनी विचारधाराएं शामिल थी कि कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उससे तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा होती है। ज़्यादा हम कह सकते हैं कट्टरपन नहीं पाया जाता, किसी भी विचारधारा को लेकर अड़ियल रुख या रवैया नहीं होगा उसमें। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई हो जाती है और कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था और आज़ादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रूख अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से ना खुश हो तब भी वह पार्टी में बना रहता था। पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह वो क्या सोचता था कि पार्टी में मौजूद रहकर ही किसी दूसरे गुट या समूह से लड़ना बेहतर है। सत्ता में मौजूदगी वो अपनी ज़्यादा बेहतर समझते थे। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं। तो अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे, लेकिन अक्सर गुटों के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। तो ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय क्या बनी, उसकी ताकत बनी। क्योंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को इन्होंने बेहतर नहीं समझा। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयों
जो इकाइयाँ थी वो विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी हुई थी और ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी मध्यमार्गी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। और दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के किसी एक गुट या किसी दूसरे गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी और इस तरह बाकी की पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित कर पाती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी। शासक दल का कोई विकल्प उस समय मौजूद नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थी। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने की एक औजार की तरह काम करती थी। यानी कि कांग्रेस के अंदर ये जो गुट थे यही विपक्ष का विकल्प बने हुए थे और ये शासक दल के लिए कमजोरी की बजाय एक ताकत की तरह काम कर रहे थे। इस तरह राजनीतिक जो होड़ या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी वो कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी इसके अंदर के ही गुटों ने निभाई। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे भारत में विपक्षी पार्टियों का उद्भव। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा, पहले आम चुनाव से ही देखा कि इस ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के भी नाम आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थी। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनावों से बहुत पहले भी बन चुकी थी और इनमें से कुछ ने फिर आने वाले समय में 60-70 के दशक में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक तक किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को ही प्रतिनिधित्व मिल पाया था, यानी कि नाम मात्र का ही प्रतिनिधित्व मिल पाया था इन विपक्षी दलों को। लेकिन इन विपक्षी दलों ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों को की सुचिंतित आलोचना की। इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था, यानी कि जो इन पार्टियों ने कांग्रेस की आलोचना की वो सिद्धांत आधारित थी, ना कि वो किसी भी जेलसी के ऊपर आधारित थी। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा, यानी कि कंट्रोल रखा और जो कांग्रेस की नीतियां हैं उन्हें और बेहतर बनाने का कार्य किया। बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन भी बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना जीवित रखा, यानी कि इन दलों ने ये संभावना बनाए रखी कि यदि कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई पार्टियां सत्ता में आने के लिए तैयार हैं। तो इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था, यानी कि कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखते थे और स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद जो अंतरिम सरकार बनी, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी जिसने देश का शासन संभाला था, इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति, जो कि कांग्रेस से ही अलग होकर बनी थी, उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। तो जो इस प्रकार का अपनापन है, जो सम्मान की भावना है, वो जैसे जैसे दलगत प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई ये रिश्ता कमजोर होता गया। तो इस तरह भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का जो पहला दौर था वो एकदम अनूठा था, या फिर हम कह सकते हैं अपने आप में बिल्कुल अलग था।
राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र क्या था? समावेशी था। कांग्रेस में सभी प्रकार के वर्गों, विचारधाराओं को शामिल किया गया था और इसकी अगुवाई कांग्रेस ने ही की थी, राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई। और राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न वर्ग, समूह और हितों के लोग आकर्षित हुए और सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी और सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हुआ। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा, पहले 3 आम चुनाव में रहा। किताब के आगे के हिस्सों में हम देश की राजनीति के अन्य दौरों की चर्चा करेंगे और अब हम पढ़ेंगे कि भारत में किन विपक्षी पार्टियों का अस्तित्व रहा और किस प्रकार से वो सामने आई। तो यहाँ सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सोशलिस्ट पार्टी की। सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन कांग्रेस के ही अंदर जो युवा नेता थे उनके एक समूह ने किया था 1934 में। और ये नेता क्या चाहते थे? कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन लाने वाली और समतावादी, समानता का समर्थन करने वाली बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया और यह बदलाव इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता ना धारण कर सके। इस वजह से कांग्रेस के जो समाजवादी नेता थे उन्हें 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी को चुनावों में कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन इसे चुनावों में कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास रखते थे। तो यहाँ 2 शब्द महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक और समाजवाद। तो इसी आधार पर वे कांग्रेस से और साम्यवादी दोनों से अलग थे। लोकतांत्रिक का समर्थन करके ये कम्युनिस्ट पार्टी से अलग थे, क्योंकि कम्युनिस्ट या जो साम्यवादी है वे क्रांति का समर्थन करते हैं। क्रांति के द्वारा जो स्थापित शासन व्यवस्था है उसे उखाड़ फेंकने का समर्थन करते हैं। और समाजवाद के द्वारा ये कांग्रेस से अलग हो रहे थे, क्योंकि ये कांग्रेस को क्या कहते थे? पूंजीपतियों और अमीरों की, जमींदारों की पार्टी ये कहते थे। तो ये क्या कह रहे थे कि ये समाजवाद स्थापित करेंगे लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, गरीबों और मजदूरों का शासन स्थापित करेंगे लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। तो इस प्रकार से लोकतंत्र और समाजवाद पर बल देकर जो समाजवादी पार्टी है ये अलग थी। साम्यवादी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों से अलग थी। और समाजवादियों को 1955 में दुविधा का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करना है। तो कांग्रेस ने अपने आप ही 1955 में सोशलिस्ट पार्टी का विकल्प रख दिया। तो उन्होंने भी समाजवाद को अपना लक्ष्य बना लिया। तो ऐसे में समाजवादियों के लिए अपने आप को कांग्रेस का एक विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादियों जैसे अशोक मेहता ने कांग्रेस से हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी की। सोशलिस्ट पार्टी के आने वाले समय में कई टुकड़े हुए और कई बार इसका हम कह सकते हैं मेल भी हुआ और इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और SM जोशी ये कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर पर सोशलिस्ट पार्टी की हम छाप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक और विपक्षी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह उभरे
और ये रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 की जो रूसी क्रांति थी उससे ये प्रेरित थे। देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। तो ये जो समूह 1920 के शुरुआती सालों में भारत में उभरे, ये साम्यवाद अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। और 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया और कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया। दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, इसके पास आज़ादी के समय एक सुचारू मशीनरी और समर्पित काडर मौजूद था। यानी कि कांग्रेस के बाद यदि कोई पार्टी सुसंगठित थी तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके पास मशीनरी और समर्पित काडर यानी कि कार्यकर्ता थे। और बहरहाल आज़ादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई स्वर उभरे और इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल यह था कि जो देश को आज़ादी हासिल हुई है उसकी प्रकृति कैसी है। क्या हिंदुस्तान सचमुच आज़ाद हुआ है या यह आज़ादी झूठी है। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ वह सच्ची आज़ादी नहीं थी। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में क्या किया, हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया, हथियार उठा लिए गए इस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और इन्हें सशस्त्र सेनाओं के द्वारा दबा दिया गया। मजबूरन इन्हें अपने पक्ष को लेकर पुनर्विचार करना पड़ा और 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनावों में भाग लेने का फैसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और दूसरे नंबर पर यह पार्टी रही थी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। इस दल को ज़्यादातर समर्थन किन राज्यों में मिला? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? ए के गोपालन, एस ए डांगे, ई एम एस नंबूद्रिपाद जिन्होंने केरल में सरकार बनाई थी, पी सी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया, इनके नाम हम ले सकते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी फूट का शिकार हुई। सोवियत संघ की विचारधारा का जो लोग समर्थन कर रहे थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में जो विचारधारा रख रही थी या जो चीन के समर्थक थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कहलाई या सीपीआईएम के नाम से इसे जाना गया। ये चीन का समर्थन कर रहे थे। तो 1924 में पार्टी बनी, 1964 में इसमें विभाजन हुआ। अब हम पढ़ेंगे भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में। तो भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? 1951 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे। और इस दल की जड़ें आज़ादी के समय से पहले के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। और जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है। किस प्रकार से भिन्न है? जनसंघ ने बल दिया एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। चीन ने जब 1964 में अपना परमाणु परीक्षण किया था तो इसके बाद जनसंघ ने लगातार इस बात पर बल दिया कि भारत को भी आणविक हथियार या एटम बम तैयार करना चाहिए। 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा और इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली और 1957 में इसको 4 सीटें मिली। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में ही समर्थन मिला। और जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक आदि के नाम शामिल है। और वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, इसकी जड़ें जनसंघ में ही निहित हैं। तो ये हमने
1950 के दशक में जो भारत में विपक्षी पार्टियां सक्रिय थी, उनके बारे में भी डिटेल में अलग से पढ़ लिया है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है, एक दल का प्रभुत्व का दौर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।